नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बहुत सारी अहम खबरें जो कि आपके लिए जानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। मसलन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय कैबिनेट के तमाम लीडर्स ने, तमाम नेताओं ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म देखी है संसद भवन के बालयोगी ऑडिटोरियम में। और ये फिल्म जिस तरह से साबरमती एक्सप्रेस में जो अग्निकांड हुआ था उस पर यह आधारित फिल्म है और प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये फिल्म जो है वो सच को सामने लाने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। इस पर होगी बात, इस पर दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। साथ ही साथ हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। देखिए, पिछले हफ्ते संसद की कार्यवाही लगातार हो हंगामे की वजह से बिल्कुल ही धुल गया, कोई भी कामकाज नहीं हो पाया। एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच आज बातचीत हुई है और उस पर सहमति बनी है कि कल से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। क्या संसद की कार्यवाही एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर होगी बातचीत और चर्चा भी। और साथ ही साथ साइक्लोन फेंजल जो है उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है वो लगातार जो जनजीवन है उसको प्रभावित कर रहा है। इस पर दिखाएंगे आपको एक खास रिपोर्ट, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और एनडीए सांसदों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म की टीम से भी की मुलाकात। कार सेवकों को जलाने की घटना पर आधारित फिल्म की तारीफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल से संसद में गतिरोध टूटने के आसार। लोकसभा अध्यक्ष के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक में कामकाज चलाने पर पक्ष विपक्ष में बनी सहमति। संविधान के मुद्दे पर होगी विशेष चर्चा। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को तय होंगे नए मुख्यमंत्री का नाम। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में तय होगा नए नेता का नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर देश के तमाम राज्यों के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर भी हुआ प्रदर्शन के दौरान अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में तोड़फोड़ को विदेश मंत्रालय ने बताया अफसोसजनक। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट में की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा उनके निर्णायक और सक्रिय नेतृत्व में प्रगति मंच रहा है काफी सफल। और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साबरमती ट्रेन अग्निकांड पर बनी एकता कपूर की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी और इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने फिल्म की खूब तारीफ भी की और कहा था प्रधानमंत्री ने कि ये अच्छी बात है, ये सच्चाई सामने आ रही है और वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे कि आम लोग इसे आसानी से देख सकें। संसद के बाल योगी सभागार में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री और सांसदों ने फिल्म देखी। ये फिल्म साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। ये दुखद घटना 27 फरवरी 2002 को हुई थी, जब अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया था। फिल्म देखने के बाद पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट की टीम के सदस्यों और निर्माता से मुलाकात की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है। खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने
मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। द साबरमती रिपोर्ट का निर्माण कई महीनों के शोध के बाद हुआ है। निर्माता निर्देशक की सबसे बड़ी चुनौती थी एक सच्ची घटना को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना व रिद्धि डोगरा अहम भूमिका में हैं, जो पत्रकार के नजरिए से इस घटना की असली कहानी को पेश कर रहे हैं। ये जो आज पल है ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। फिल्म बनाते हुए सच्ची नीयत से बनाई थी, मगर ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के ये फिल्म देखी जाएगी और उनके द्वारा सराही जाएगी। मतलब ये बहुत ही हमारे लिए, बहुत ही पूरी टीम के लिए बहुत ही कमाल की बात है। सबसे पहले तो आई वांट टू से थैंक यू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, इन सभी चीफ मिनिस्टर्स का जितने इतना प्यार दिया है हमारी फिल्म को और इतनी इंकरेजमेंट दी है। एक होता है सच अपनी जगह स्थिर रहता है और उसके आगे होते हैं डांस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो ये एक ऐसी फिल्म है, बहुत हिम्मत से हमने ये फिल्म बनाई थी, रिसर्च के साथ बनाई थी। द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। तब से फिल्म लगातार प्रशंसा बटोर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर्स की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी टीम के सदस्यों से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने भी देश के लोगों से फिल्म देखने की अपील की थी। यूपी समेत कई राज्यों के सीएम भी फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। द साबरमती रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। इतिहास की एक दुखद घटना की सच्चाई को सामने लाते हुए ये फिल्म यकीनन एक नजीर पेश करती है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद अब केंद्र सरकार और तमाम विपक्षी दल गतिरोध को खत्म करने के लिए एक साथ आ गए हैं। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम दलों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद विभिन्न मुद्दों पर हंगामा करने लगे। 12 बजे भी लोकसभा में वही नजारा रहा। हंगामे के बीच एक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके चलते पहले 12 बजे तक फिर दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में गतिरोध तोड़ने की पहल की। प्रमुख दलों के सदन के नेताओं के साथ हुई बैठक में मंगलवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई। विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं, उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बांधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। और संविधान पर चर्चा होगा 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। संबल की चर्चा की जो हम लोगों की लगातार मांग थी, हम लोग चाहते हैं सदन चले और सदन में हम लोग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषकर संबल के लोगों के साथ जो इंजस्टिस लगातार हो रहा है, तो आज माननीय स्पीकर महोदय ने आश्वस्त किया है कि कल वो चर्चा कराएंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र में चला आ रहा गतिरोध अब मंगलवार को खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी खूब प्रगति होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो हमारा आज का विशेष है वो भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। क्या संसद में थमेगा विपक्ष का हंगामा? जी हां, आज का हमारा ये विशेष, हमारा सवाल विपक्ष से कि क्या संसद में थम जाएगा विपक्ष का हंगामा। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, शुरुआत में आप ही से, पूरे देश की जनता देख रही है, देश की इतनी बड़ी पंचायत संसद भवन, उसमें इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है, क्वेश्चन आवर, तमाम चीजें हैं, बावजूद इसके विपक्ष अपनी बातों को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। और सिर्फ ये पहली बार नहीं है, बीते कई सत्रों से हंगामा होता रहा। और आखिर में आप भी सुनते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जब लोकसभा के स्पीकर कहते हैं कि सत्र समाप्त हुआ और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम रही, बहुत दुख के साथ वो कहते हैं। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह से विपक्ष का रवैया जो है वो इस तरह का रहता है? देखिए, काफी गंभीर सवाल है आपका कि संसद के एक तरह से वहां से प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो जा रही है, संसद के सत्र में काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सोचिए कि अगर इसी सत्र में हम लोग देख रहे हैं तो ये 5वां दिन था, आज भी संसद के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो देखिए, ये चीज हम लोग को मानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। ठीक है। और दोनों के बीच में संवाद की स्थितियां होनी चाहिए। आज देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने कितने शानदार ढंग से वहां पे संवाद की स्थिति स्थापित की। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को आप देखिए, कितने अच्छे ढंग से कह रहे थे कि तमाम विपक्ष के लोगों को जो अपने तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं, उनको मुद्दे उठाने के लिए विभिन्न नियमों के तहत वही तो राहुल जी के लिए ये सारी चीजें सदन में क्यों नहीं दिखती हैं? वहां हो हंगामा हो जाता है और कार्यवाही बाधित हो जाती है। मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, ये होमवर्क होता है, सदन चलाने की जो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के पास होती है। जो काम आज किया गया, नहीं, दोनों पक्ष के पास, सत्ता पक्ष तो ट्रेजरी बेंच तो है ही, विपक्ष को भी उतना ही साथ देना होगा ताकि संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल सके। राहुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके इस बात से। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाह रहा है, विपक्ष कोई दुश्मन तो नहीं है ना। सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष को क्या कार्य दिया गया है कि अगर लग रहा है सत्ता शासन तंत्र में कोई कमी है और उस कमियों की तरफ वो ध्यानाकर्षण कराए। लेकिन ऐसे में राहुल जी, मेरा सवाल है कि जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उसमें सत्ता पक्ष का क्या कहना है, स्पीकर साहब का क्या कहना है, सभापति का क्या कहना है, इसको भी तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हेड है उस सदन के। नहीं, बिल्कुल उन्हें भी मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं मानता हूं कि अगर अभी तक अगर हम लोग देखें 1952 से हमारे यहाँ पे संसदीय पार्लियामेंट्री इतिहास हम लोग देखते हैं, तो विपक्ष सहयोग देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन विपक्ष से आपको सहयोग लेने के लिए आपको उनके साथ एक संवाद और एक विश्वास का रिश्ता आपको आधारित करना पड़ेगा। राहुल जी, मुझे बताइए कि हर सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर की एक सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सारे दल कहते हैं कि हाँ, हम सुचारू रूप से चलने देंगे, हो हंगामा नहीं करेंगे, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है हंगामा शुरू हो जाता है। कैसे भरोसा करे जो आम आदमी है, जो दर्शक देख रहा है, वो कैसे भरोसा करे विपक्ष पर? बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, आम आदमी विपक्ष पे इसलिए भरोसा करेगा क्योंकि आम लोगों को पता है कि अगर स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी पर डिस्टर्ब रही है, वो वहां पे सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ है, वो 2009 से 2014 के दरमियान में हुआ है। और अगर हम लोग देखें 2014 से लेकर अब तक, तो इस कई सत्र में हम लोगों ने देखा है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा के बाद भी 2019 के बाद भी हम लोगों ने देखा है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का प्रोडक्टिविटी रेट कई सत्रों में काफी ज्यादा रहा है। तो सरकार अगर चाहती है तो काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहता है, विपक्ष का सहयोग भी मिलता है। लेकिन जब विपक्ष के बात को बिल्कुल अनसुना किया जाता है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और ऐसे स्थिति में संसद जो हमारा मंदिर है, वहां पे जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विजय शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राहुल जी कह रहे हैं, विजय जी, कि विपक्ष के पास और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है सिवाय हो हंगामा के। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात यह है कि विपक्ष ने काम करना नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहता। विपक्ष किस तरह से संसद में हंगामा करता है, गुंडागर्दी करता है,
विपक्ष की जो मर्यादा है ना, लक्ष्मण रेखा, उसको पार कर चुका है विपक्ष। संसद जो है वो मंदिर कहने से नहीं होता, वहां निभाना पड़ता है। किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है वो विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष साथ बैठ के करें, देश बड़ी आशा से देखता है और इतने सारे काम हैं देश के लिए, हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। राहुल जी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को वो उठाना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष उसको उठाने नहीं दे रही है, इसलिए ये सारा हो हंगामा हो रहा है। देखिए, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि एक कानून है, एक नियम होते हैं, किस नियम के तहत आप उठाना चाहते हो, किस मुद्दे को रखना चाहते हो। संसद के अंदर तो सब कुछ है, सारा कोई अलग से तो है नहीं, सारा सब कुछ सामने है। आप हंगामा करते हो और हंगामा भी किस बात पे करते हो जो इस देश से कोई लेना देना ही नहीं हो। तो आप विदेश में कोई एक खबर छपती है, उसको लेके आप संसद ठप कर देते हो, और ये पहला मौका नहीं है। ठीक है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पिछली बार भी देखा होगा। तो इससे क्या मैं तो हर सत्र में देखता हूं सर, मैं तो हर सत्र में देखता हूं प्रोडक्टिविटी बहुत गिरती जा रही है जी, और इसमें दोनों ही पक्ष बिल्कुल, ये किसके कारण? पूरा देश देख रहा है इनका एक्ट एंड कंडक्ट, किस तरह से एक्ट एंड कंडक्ट। आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा, सोनिया गांधी जी को देखा होगा, प्रोवोक करते हुए कैसे इशारा करते, ऐसे आइए सदन के सामने, जो सभापति के सामने आइए, नारे में आवाजें कीजिए। ये कोई मर्यादा है क्या? राहुल जी, क्या विपक्ष अपनी मर्यादा को भूल गया है? संसदीय जो नियमावली है, जो नियम है, उसको भूल गया है और उसके तहत वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है? राहुल जी, हमें नहीं लग रहा कि विपक्ष ने अपने मर्यादाओं को कहीं से विपक्ष भूला है। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ संसद में बहुमत दल के नेता के रूप में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। जब राहुल गांधी कोई संबोधन करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, तमाम सांसद खड़े होकर किस प्रकार से विरोध दर्ज कराते हैं और उनके लिए किस भाषा का प्रयोग इस सदन के भीतर होता है। तो ये स्थितियां कहीं से सही नहीं है। हमें लग रहा है कि आज जो स्थिति, आज जिस तरह से एक विश्वास बहाली की स्थिति बना है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, वो बड़ा सकारात्मक। और कल हमने राहुल जी, क्या इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या आप ये गारंटी या फिर विपक्ष ये गारंटी दे सकता है कि आज जब सहमति बन गई है दोनों पक्षों के बीच में, तो कल से संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल पाएगी? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं? हमें नहीं लग रहा कि इस सहमति को, इस गारंटी को विपक्ष कहीं से तोड़ेगा। अगर इस पूरे गारंटी को सदन नहीं चलाना होगा और सत्तारूढ़ पक्ष जानबूझ के अगर उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो स्थितियां अलग हो सकती हैं। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि यही लोकसभा अध्यक्ष थे और इनके उत्पादकता दर कई सत्रों में 90% से ऊपर का दर भी रहा है, और उस समय भी इसके लिए बड़ी चर्चा होती थी। तो क्या विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया था? विपक्ष का समर्थन तो लीजिए। लेकिन राहुल जी, संसदीय लोकतंत्र में जब कार्यवाही नहीं चलती है तो सारा गुस्सा जो है लोगों का वो विपक्ष पे ही फूटता है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। लोग जानते हैं कि उसमें गड़बड़ी जो है कि देखिए, वहां पे अभी भी मैं डंके के चोट पे कर रहा हूं, सदन को चलाने की जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी बने हुए हैं, मंत्री जी की। ठीक है प्रफुल्ल सर, आपने तमाम बातों को सुना, राहुल जी की बातों को सुना, विजय जी की बातों को सुना। क्या लगता है कि ये जो डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं आम आदमी की जो पैसे हैं, ऐसे में क्या विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की भी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए असीम, हमको ये समझना चाहिए कि जब भी सेशन कोई शुरू होता है, बैठक वगैरह होती है, सब होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस सेशन का एक एजेंडा, लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो तय होता है। बिल्कुल। वो लेजिस्लेटिव एजेंडा आगे लेकर जाना ये सत्ताधारी पक्ष की मंशा होती है और वो स्वाभाविक भी है। जैसे इस पर्टिकुलर सेशन में पहले तो वक्फ बिल की भी चर्चा थी, फिर मर्चेंट शिपिंग बिल की, कोस्टल शिपिंग बिल की, इंडियन पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे, गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर रिजर्वेशन का विषय है, वो बिल हम दिखा रहे हैं प्रोफेसर सर, हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, दिखा रहे हैं कि कौन कौन से अहम विधेयक जो है वो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय है, और इस लेजिस्लेटिव एजेंडा को पार कराना ये हमेशा प्रयास होता है सत्ताधारी पक्ष का। ठीक है। विपक्ष का पॉलिटिकल एजेंडा होता है और पॉलिटिकल मुद्दे पर सरकार को घेरना, सत्ताधारी जो पार्टी है उसको, सरकार को घेरना, ट्रेजरी बेंचेस को बेसिकली, ये उनका एजेंडा होता है।
राहुल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 2009 से 14 के बीच में जो हंगामा हुआ था, बिल्कुल बात सही है, खास करके 12-13 में। लेकिन एक महत्वपूर्ण, दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण अंतर है। पहली बात यह है कि उस समय का जो माहौल पूरे केवल संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी था, वो करप्शन के मुद्दे पर था। और करप्शन के जिस तरीके से आंकड़े और जिस तरीके के घोटाले सामने आ रहे थे यूपीए 2 के समय, उसके कारण वो माहौल बना था। लेकिन उस समय भी मुझे याद है असीम, मैं उस समय भी 2012 के आसपास की, मुझे यदि ये सही मेरा स्मरण दे रहा है तो, कि जब इस तरह का व्यवहार खास करके वेल तक पहुंचने का, तो उस समय विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रोकने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि हम विरोध जरूर दर्ज कराएंगे, हम जरूरत पड़ने पर बॉयकॉट भी करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ तो तस्वीरें अलग आ रही हैं। राहुल गांधी अलग तरीके से इशारा करते हैं, लोगों को हंगामा करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो, जब 26 तारीख को संविधान दिवस के ऊपर सदन में जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष के द्वारा हुआ, उसी समय एक महत्वपूर्ण बात माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कही थी, जो राज्यसभा के एक तरह से अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने एक संवैधानिक कर्तव्य के नाते उन नियमों के आधार पर जी, अब आप जिन पर चर्चा, अभी समस्या क्या है कि पॉलिटिकल इशू को लेकर विपक्ष में सहमति नहीं है कि किस पर घेरना है। कोई ईवीएम पर घेरना चाहता है, कोई अडानी मुद्दे पर घेरना चाहता है, विपक्ष एकजुट नहीं घेरना चाहता है। वो सहमति ना होने के कारण बेसिकली अभी डिस्टरबेंस है राहुल जी, क्योंकि कौन से नियमों के आधार पर, ठीक है, कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके नियम बने हुए हैं। क्या राहुल जी आपको ऐसा लगता है, जैसा कि प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, आज अडानी वाले कि मुद्दों को लेकर किन मुद्दों पर सरकार को घेरना, उसमें कोई सहमति नहीं है आप लोगों के बीच में? नहीं, देखिए, हमें नहीं लग रहा कि विपक्ष में कहीं कोई सहमति की कमी है। मैं इस मामले पे आऊंगा, लेकिन प्रफुल्ल जी ने बड़ा गंभीर चीज 2012-13 को लेकर उन्होंने जो अपने स्मृतियों के आधार पर कहा, बिल्कुल सही कहा। आडवाणी जी ने उस समय वो बयान दिया था, मुझे भी याद है प्रफुल्ल जी। लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी कुछ चीजें कही थी कि जब आप विपक्ष को कुछ चीजें कहना आप उनको मौका नहीं देंगे, उनके लिए स्पेस नहीं देंगे, तो विपक्ष के पास फिर रास्ता क्या बचता है? तो ये मौका क्रिएट करना भी तो सर आप ही के हाथों में। आप लोग अगर मौका नहीं देंगे, क्रिएट नहीं करेंगे ऐसा एटमॉस्फेयर, तो फिर कैसे आपको भी मौका मिलेगा? नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूं। देखिए, सदन के भीतर हल्ला हंगामा हो, क्या विपक्ष ये चीज चाहता है? मुझे नहीं लग रहा विपक्ष ये चीज चाहेगा। अगर सत्तारूढ़ पार्टी ये चीज चाहती है कि इस समय संविधान के मामले पे बात हो, तो विपक्ष का तो सबसे बड़ा एजेंडा ही है कि इसमें संविधान के ऊपर यही तो मामले पे बिल्कुल बात आप लोग भी चाह रहे हैं, सरकार भी चाह रही है, लेकिन फिर भी आप लोग हो हंगामा कर रहे हैं। यही तो दुख और दर्द है। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि संविधान से संबंधित बहस बिल्कुल शानदार होगी, और दूसरे मामले भी जो विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष में पूरी आम सहमति है। पूरा एक हफ्ता बीत गया, अभी भी अगर देखिए, विपक्ष इसमें भी, अगर उसमें 2012-13 में भ्रष्टाचार का मामला था, तो विपक्ष को इसमें भी लग रहा है कि अडानी प्रकरण में भ्रष्टाचार के मामले छिपे हुए हैं, और यही कारण है कि वो व्यक्ति विशेष पे हमला के रूप में विपक्ष नहीं देखता, वो उसको भ्रष्टाचार के रूप में देखता है। तो एक ही चीज को देखने के लोकतंत्र में कई दृष्टिकोण हो विजय जी, हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, राहुल लाल जी को मैं थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूँ, स्मरण करवाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी जी जब सत्ता पक्ष में थे तब भी विफल रहे, और ये विपक्षी भूमिका निभाने में भी विफल रहे। आपने देखा होगा किस तरह से विधेयक फाड़ा था राहुल गांधी जी ने, पूरा देश को पता है। किस तरह से सोनिया गांधी जी को एनएससी की चेयरपर्सन बना दिया गया। अरे बताइए, संविधान में कहाँ है? तो आपको अच्छे से पता है किस तरह के करप्शन के चार्जेस डेली लगते थे उस टाइम सरकार के ऊपर। तो चार्जेस में लगे, आपके जो तमाम घोटालों के आरोप लगाए ना, अभी तो कोर्ट में क्या स्थिति हुई है घोटालों का, आपने देखा है विजय जी? आज के समय में तो ये लाइन रखते ही है। राहुल जी, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनिए जरा जी, बोलिए। देखिए, विपक्ष का काम है रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष की, और वो विपक्ष अगर ना निभाए तो वो विफल है। आपको विपक्षी भूमिका निभाने के लिए देश ने मैंडेट दिया है, अब आप उस भूमिका को निभाने में ही विफल रहे हो। आप संसद में शोर शराबा करते हो। ये तो भाई, आप यहाँ भी कागज फेंक रहे हो, जब सत्ता पक्ष में थे तब भी आप कागज फेंक रहे हो। यही तो बात राहुल जी की, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीजें दर्ज होती हैं। भूमिका भी नहीं मिलेगी जिस तरह से 2014 में नहीं मिली थी, दोबारा आपको जनता वहीं बैठा देगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आपसे अपील है
कि आप राहुल गांधी जी को समझाइए, प्रोवोक करना बंद करें, रचनात्मक भूमिका निभाएं, देश के हित में, विकसित भारत बनाने के हित में, और एक नजीर पेश करें, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है भारत। राहुल जी कैसे जी रिस्पॉन्ड किए? राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जो चीजें हो रही हैं संसद में बीते कई सत्रों से, जब भविष्य में जो बच्चे आज देख रहे हैं, जो पढ़ेंगे जब बीते दिनों को, क्या लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी चीजें हो रही हैं? हो हंगामा हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, जो कंस्ट्रक्टिव काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है संसद में? देखिए, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और उसमें पार्लियामेंट ना चले, उससे ज्यादा दुखद स्थिति किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट चलना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि विजय जी थोड़ा इसको अलग एंगल पे ले गए। वो अभी भी कह रहे हैं राहुल गांधी के सफलता विफलता के ऊपर ले गए। अभी भी अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमें लग रहा है कि बहुत लंबे समय देश को एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है, चाहे मैं कम से कम 2004 से लेकर अब तक के पूरे इतिहास को दोहरा दूं, बीच में तो नेता प्रतिपक्ष रहा ही नहीं। उस समय भी जो नेता प्रतिपक्ष थे 2004 से 14 के दरमियान में, और अभी भी हमें लग रहा है वो हर मामलों को लेकर जितना गंभीर है, जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्गों से मिल रहा है, तो उनका इतिहास तो बिल्कुल सही लिखाएगा। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को तय करना है विजय जी, आपको तय करना है। राहुल जी, इसलिए कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। आधार पर जवाब दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रोविजन है कि प्रधानमंत्री से भी शक्तिशाली किसी को आप बना दो। क्या है एनएससी? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है? देखिए फिर आप चले गए संसद से कानून को। अगर सरकार को लग रहा है तो उनको सलाहकार के लिए सलाहकार मंडल बनाना बिल्कुल बना सकते हैं। ये संसद का बजट बनाना है। अगर विजय जी वो असंवैधानिक था तो फिर विपक्ष के रूप में क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी जाती है। फिर इसका मतलब ये है कि बताइए ना आप मुझे। ठीक है, प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट शांत हो जाइए प्रफुल्ल जी। और आप इस तरह के जो है हंगामा स्टार्ट देते हो, विजय जी देख रहा है। एक लाइन का जवाब सुन लीजिए राहुल गांधी। विजय जी, अगर उस समय अगर असंवैधानिक काम हो रहे थे 4 से 14 के बीच में, फिर कोर्ट जाते हैं कि वो पद गलत बना हुआ था, वो पद का सृजन था, और उस पद का सृजन को लेकर कोई चुनौती उस समय आप लोगों ने नहीं दी, और वो पद बिल्कुल 2014 तक कायम रहा। और अब जब सत्ता पक्ष में आगे करें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय भी आप लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम सही नहीं कर सकते। राहुल जी एक मिनट, विजय जी मुझे बता दीजिए, यही बता दीजिए, कोर्ट छोड़ दीजिए। आप दोनों ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई बात समझ में किसी को नहीं आ पा रही है। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखिए। प्रफुल्ल जी बताइए। जी देखिए असीम, समस्या कहां पे है कि एक पैटर्न हो गया है। पैटर्न क्या हो गया है कि जैसे आपने भी इशारों में ही कहा, मैं बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूं कि अमेरिका की कोई थिंक टैंक कोई रिपोर्ट जारी कर देगी, अमेरिका के कोर्ट में कोई किसी पर कुछ आरोप कर देगा, अमेरिका की किसी मीडिया में या यूरोप की किसी मीडिया में जहां पे ज्यादातर राहुल गांधी विजिट करते हैं, ऐसे स्थानों से कुछ ना कुछ एक खबर आ जाएगी। बिल्कुल उसके ऊपर अभी के अभी चर्चा हो जाए, नहीं तो बात नहीं होगी आगे की कुछ भी। ये रवैया रहेगा। ये कौन सा लोकतंत्र है? और पूछना है तो भाई अपने सहयोगी दलों से पूछो, भाई तमिलनाडु में रिश्वत मिली थी क्या? आंध्र में रिश्वत मिली थी क्या? उड़ीसा में रिश्वत मिली थी क्या? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जो आरोप लगे हैं वो तो कोई बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं है, ना केंद्र सरकार के आरोप लगे। और अमेरिका के किसी कोर्ट में जो सस्टेन भी नहीं हो पा रहे हैं, हम क्यों उसके पीछे जाए? मतलब इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, चर्चा करनी है, भारत के कोर्ट के सारे रास्ते खुले हैं, बिल्कुल आप उस पर बिल्कुल कीजिए। कोई व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, आपको बिल्कुल उसके पीछे, लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी संसद को, और ये सबसे एक बड़ा बार सवाल नहीं हुआ है, ठीक है, ये बार बार पैटर्न जो निकल कर आ रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। भारत की संसदीय कार्रवाई को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार बाहर की किसी भी शक्ति को देना, ये विपक्ष के लिए, बिल्कुल सत्ताधारी पक्ष के लिए, मीडिया के लिए, किसी के लिए संक्षेप में राहुल जी बहुत जिम्मेदारी से ये करना। ठीक है, संक्षेप में, बहुत समय कमी है, बहुत संक्षेप में बताइए। मैं केवल एक ही लाइन ये कहूंगा, विपक्ष कहीं से भी विदेश से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो रहा है। देश में ये चीज किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। और हमें लग रहा है कि 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो क्या विदेश से प्रभावित हो, क्या हमारा विपक्ष काम करेगा? ये असंभव मामला है। ये प्रभावित नहीं है कह रहे हैं आप। मैं प्रफुल्ल जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर बोला, देश के सामने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जो है विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, उनके साथ दे रही है। समय इतना ही है आप तीनों मेहमानों का। विजय जी,
राहुल जी और प्रफुल्ल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे संभल का दर्द, सियासत बेदर्द। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है। संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन को भी संभल जाने से रोक दिया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सोमवार को संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय पर ही रोक लिया। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का ये सियासी दौरा है। संभल पर जारी है सियासत। संभल शांत लेकिन सियासत फुल। सपा के बाद कांग्रेस का संभल मार्च, बीजेपी ने बताया सियासी दौरा। संभल में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद हालात भले ही शांत बने हों, लेकिन सियासत का मिजाज गर्म है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी संभल जाने का ऐलान किया तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें
और अपना प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित करें, जिससे कि संभल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन न हो। हालांकि अजय राय नहीं माने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। सपा के बाद कांग्रेस के इस मामले में संभल जाने की जिद पर बीजेपी ने विरोधियों पर हमला बोला है। संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है। दरअसल संभल जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पहले ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से संभल जाने की घोषणा की गई थी। बीते दिनों सपा के कई नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की थी। सपा विधानमंडल दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को वहां जाने से रोक दिया गया था। इकरा हसन सहित कुछ और सांसदों को भी वहां नहीं जाने दिया गया था। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा की पड़ताल के लिए गठित न्यायिक आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय आयोग के 2 सदस्य रविवार को संभल पहुंचे और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अफसरों से जानकारी ली। आयोग की टीम जामा मस्जिद भी गई और मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दिल्ली चुनाव को लेकर, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम के तहत फीडबैक लेने के लिए 5 दिसंबर से समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क करने का फैसला किया है। इस सबके बीच दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग लड़ने का ऐलान कर रही है। दिल्ली में विधानसभा के चुनावों के लिए भले ही अभी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन सियासी गतिविधियां जोरों पर हैं। बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव वैसे तो अगले साल प्रस्तावित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को पार्टी की घोषणा पत्र समिति का ऐलान हुआ था और अब ये कमेटी 5 दिसंबर से सभी वर्ग के लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेगी। 5 तारीख को कमेटी के लोग अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। 7 तारीख से हर जिले में एक मैनिफेस्टो वैन भेजी जा रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया जाएगा। पार्टी ने मेरी दिल्ली मेरा संकल्प नाम का अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जनता 9958702020 मोबाइल नंबर पर अपने सुझाव भेज सकती है। यही नहीं, सभी जिलों में वीडियो वैन भी भेजी जाएगी, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे साफ पानी देने का वायदा किया था, लेकिन 40% लोगों को भी पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में सबसे महंगी बिजली आम आदमी पार्टी दे रही है। घर की बिजली 9 रुपए प्रति यूनिट और कमर्शियल 17 रुपए है। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल ने 15,000 बसें लाने का वायदा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार से प्रदेश में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग कर रही है। दिल्ली सरकार दारू बेचने में, लिकर पॉलिसी में जितनी रुचि लेती है, उससे अधिक रुचि दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए लेनी चाहिए और भारत सरकार उसके लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना लेके आई है।
बीजेपी जहां तैयारियों में लगी है, तो वहीं दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग लड़ने का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस को अगर मजबूत विपक्षी दल और यहाँ सत्ता में आना है देश में, तो उसके लिए उनको अपनी जिद और अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया होगा कि गठबंधन नहीं हो रहा है, तो शायद आम आदमी पार्टी ने भी उस बात को मान लिया होगा। यानी लोकसभा चुनावों में मिलकर बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ये दोनों ही दल अगले चुनावों में अलग अलग ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसे में दिल्ली का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे अगर अब बात करेंगे वक्फ की। देश में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसको लेकर राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो भी अपने चरम पर है। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि जहां मुसलमान नमाज अदा करे उसे खुद ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय ने कहा कि ये टिप्पणियां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की, जो वक्फ पर स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। उनके अनुसार कोई भी जगह जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं उसे स्वचालित रूप से वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। इसके साथ ही अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कल्याण बनर्जी वक्फ बोर्ड जैसे धार्मिक संस्थानों और जगन्नाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे मंदिरों के विशिष्ट कानूनी और ऐतिहासिक इतिहास को गलत समझते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड भूमि से संबंधित वैधानिक कानूनों के तहत काम करता है। पुरी, जगन्नाथ और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों का प्राचीन इतिहास है जो हिंदुओं की आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि यदि ममता बनर्जी वास्तव में अपनी पहचान जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त के रूप में रखती हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कल्याण बनर्जी के बयान को अस्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अमित मालवीय ने लिखा कि कल्याण बनर्जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ये कहकर कि कोई भी भूमि जहां मुसलमान प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो वक्फ की संपत्ति बन जाती है। क्या वो ये सुझाव दे रहे हैं कि दक्षिण कोलकाता या धर्मतला जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं या गैर मुसलमानों को ऐसी जगहें खाली कर देनी चाहिए? तो भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। कल्याण बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें कम से कम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने व्यूज को देना चाहिए, न कि उन्हें को बाहर इस तरह के बयान देने चाहिए। आखिर 1995 का जो वक्फ बिल है, प्रिंसिपल एक्ट है, उस प्रिंसिपल एक्ट में भी कहाँ है कि अगर कहीं कोई नमाज पढ़ ली गई तो वक्फ भी हो जाएगी। वक्फ बाय यूजर अगर है तो वक्फ बाय यूजर में कि अगर कहीं मस्जिद है, कहीं ईदगाह है और जहाँ पे लगातार नमाज पढ़ी जाती हो तो वो उस पे वक्फ का भी प्रॉपर्टी होने की एक प्रक्रिया है। तो जगदंबिका पाल को आपने सुना और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान आप कह सकते हैं कि जहां भी मुसलमान नमाज अदा करे उसे वक्फी प्रॉपर्टी घोषित कर देनी चाहिए। इसी पे आप सुन रहे थे जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल। रुकें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे CII पार्टनरशिप सम्मेलन में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला।
देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और न्यूज नाइट में अब तक जो आपने खबरें देख ली उस पर निगाह डालें। हम आपको बताते हैं कौन कौन सी खबरें आपने देख ली। तो ये देखिए, अभी तक जो आपने खबरें देख ली, प्रधानमंत्री ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट, ये खबर हमने आपको दिखाई। क्या कल संसद में टूटेगा गतिरोध, इस पर हमने चर्चा भी की। और तीसरी खबर जो हमने आपको दिखाई न्यूज नाइट में अब तक, वो संभल पर सियासी घमासान। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जिस पर कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई इस न्यूज नाइट में अब तक की खबरों की बात की जाए तो। और अब बढ़ेंगे आगे और दूसरी जो अहम खबर है उस पर हम निगाह डालेंगे। और दूसरी खबर जो है वो CII से जुड़ी हुई है। देखिए, इस दुनिया भर में सभी विकास गतिविधियों के मूल में अगर कुछ है तो वो समावेशिता है। नवाचार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, निवेश और पहल देशों को तेजी से अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। और ये बातें मैं नहीं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन के दौरान कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका, कतर, बहरीन, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सेनेगल, इजराइल और इटली के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच सहभागिता पर जोर देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और विश्व के सतत विकास में भारत अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। That empowerment will come from education, that empowerment will come from skilling, that empowerment will lead to ease of doing business, will lead to ease of living. 2 areas which we in India hold very important for our future. CII पार्टनरशिप सम्मेलन की शाम के सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की व्यापार में भूमिका और वैश्विक भागीदारी जैसे मुद्दों को संबोधित किया। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करके इस प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बनाया है। The pace at which rail and road or ports and airports are being built is appreciated even beyond our borders. Indeed, the combination of Gati Shakti, making it easier to do business, and enhancing the ease of living have had a synergetic impact on our business climate. इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर आई। देश में FDI निवेश में 45% की बढ़ोतरी के साथ चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर सितंबर माह के दौरान 29.79 अरब डॉलर का FDI आया। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स और UAE ने भारत में बढ़ चढ़कर निवेश किया। वहीं देश की GDP की बात की जाए तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.7% हो जाने की उम्मीद है। जीएसटी संग्रह भी अर्थव्यवस्था की बेहतरी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी संग्रह बढ़ने के पीछे की वजह घरेलू लेन देन के कारण मिली अधिक राजस्व है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखी। बढ़ेंगे आगे और इस सब के बीच भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भारत सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की प्रोडक्टिविटी पर, उसकी उत्पादकता पर एक रिपोर्ट पेश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी सराहना करते हुए लिखा कि प्रगति प्रौद्योगिकी और शासन के एक अद्भुत एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो सुनिश्चित करती है कि परियोजनाएं इकट्ठा ना हो और समय पर पूरी हों। पिछले कुछ वर्षों में इन सत्रों से ठोस लाभ हुए हैं, जिससे कि लोगों को बहुत लाभ हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रगति की प्रभावशीलता को ऑक्सफोर्ड और गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में भी मान्यता दी गई है। तो किस तरह से जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं हैं, देश में कई सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री एक नियमित अंतराल पर प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए उन योजनाओं की जो प्रगति है उसकी रिपोर्ट वो लेते रहते हैं तमाम अधिकारियों से। और इसी बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और जिसमें प्रधानमंत्री के इस नेतृत्व की काफी सराहना की गई है। तो ये कुछ अहम बातें इस रिपोर्ट के जरिए। बढ़ेंगे आगे, रोकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में सवाए, हाइड्रेट करें, हर उम्र की त्वचा का पोषण करें। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई की ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और हमें लगा कि इस रिपोर्ट को आपको अच्छे से समझाने की जरूरत है, इसलिए हम आपको वीडियो कॉल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट की तरफ से, ऑक्सफोर्ड की तरफ से आई है, उसका हेडिंग ही है कि ठहराव से विकास, यानी कि फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ। कहां ठहराव था और कहां बीते 10 वर्षों में विकास हो रहा है। कहा गया इस रिपोर्ट में कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व भारत के प्रगति मंच को विकास के लिए सक्षम बनाता है। इस बात को लेकर इस पे काफी विस्तार से चर्चा की गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 7 अध्याय इसमें शामिल किए गए। हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से 7 अध्याय हैं, जिसपे कि काफी विस्तार से उस रिपोर्ट में कही गई उन 7 हेडिंग्स पे।
एक एक करके हम आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से वो 7 चैप्टर्स हैं जिसमें कि इस तमाम बातों को रखा गया है। पहले अध्याय में बुनियादी ढांचे के लिए प्रगति, किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए प्रगति एक मंच है, प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप देख सकते हैं उस फोटो में प्रधानमंत्री उसकी लगातार निगरानी करते रहते हैं। दूसरा अध्याय है शीर्ष से, टॉप से किस तरह से इसको नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, तो दूसरे अध्याय में इसको लेकर काफी विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। तीसरे अध्याय में समस्या की निगरानी और इसका समाधान क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर तीसरे अध्याय में बातें की गई हैं इस रिपोर्ट में। चौथे अध्याय में एक डिजिटल प्रशासन जो इकोसिस्टम है उसको लेकर बीते 10 वर्षों में इस पे क्या कुछ काम किया गया है, बहुत ही विस्तार के साथ और उदाहरण के साथ इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। और अध्याय 5 में सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रगति, किस तरह से जो सोशल सेक्टर है उसके लिए ये मंच किस तरह से कारगर साबित हुआ है, इसकी चर्चा अध्याय 5 में की गई है। अध्याय 6 और 7, अध्याय 6 में देखिए राज्यों के बीच में किस तरह से जो एक फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी एक दिखाता है ये प्रगति मंच, इसको लेकर चर्चा की। और 7वें अध्याय में वैश्विक नेताओं के लिए डिजिटल प्रशासन की सीख, तो ये कुछ अहम बातें इस ऑक्सफोर्ड की इस रिपोर्ट में की गई है। इसलिए हमें लगा कि आपको इसको विस्तार से समझाने की जरूरत है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। और अब न्यूज नाइट में आपको दिखाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे भाजपा विधायकों की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी का नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर वही महाराष्ट्र की सत्ता संभालेगा। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि CHO भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद यह निर्णय लिया गया। मामले में पुलिस ने अब तक 37 लोगों को हिरासत में लिया है। परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की है। उन्होंने एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज कल्याण के लिए उठाए गए ऐसे कदमों को हमेशा जन समर्थन मिलेगा। IIT कानपुर ने JEE एडवांस्ड 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल 18 मई को 2 शिफ्ट में JEE एडवांस की परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 3 घंटे की होगी।